नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएचओ की तरफ से आपको फिर थोड़ा बहुत जानकारी हम इस किताब से देंगे। जो किताब हम कुछ दिन से जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। ये किताब में बहुत अलग अलग देशों का बहुत कुछ दिया है। एचपीवी का क्या अनुभव हुआ है और हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हमारे देश में भी एचपीवी रोल आउट हो गया है। ये अच्छा है कि अभी कोई मैंडेट नहीं है, कानून नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उस हिसाब में हमारा देश काफ़ी अच्छा, हम कहेंगे, डेमोक्रेसी है। और कोविड के दौरान थोड़ा प्रेशर आया था, आपको मालूम है, पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि वॉलेंट्री है। तो महामारी के टाइम जबकि एक प्रकार से इमरजेंसी लॉज भी लागू कर दिए थे, तभी भी अगर अपने मर्जी से लेने का था, मतलब बैकडेट में आप सोच सकते हो कि उस टाइम तो इनडायरेक्टली काफी ये था कि बिगर लेके आप एक अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। पर जो भी है, अभी जो एचपीवी का है, ये शुरू में ही इन्फॉर्म कंसेंट वाली बात आया है सामने कि भाई जब भी दिया जाएगा पेरेंटल कंसेंट, माता पिता को मालूम होना चाहिए उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कितना सर्टेनिटी है, कितना एविडेंस है, सबको जानकारी करना है। क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई चीज हम दावे के साथ नहीं कह सकते। हम भी नहीं कह सकते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर एक निर्णय लेने के लिए थोड़ा गाइडलाइन होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, थोड़े आंकड़े होने चाहिए। और अलग अलग देशों में क्या अनुभव रहा है, तो इसमें काफ़ी डिटेल दिया है। एचपीवी का दोनों दिया है, क्या है वैक्सीन का आधार, क्या है। कई बार हमने भी कहा है कि भाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए, जैसे एक प्रकार से प्रचार में बताया जाता है कि एंटी कैंसर वैक्सीन, ये एंटी कैंसर वैक्सीन नहीं है। ये एंटी इन्फेक्शन वैक्सीन है। एचपीवी वायरस एक वायरस होते हैं जिसके कि 200 स्ट्रेन होते हैं, और उनमें से कुछ स्ट्रेन सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का निचला भाग का कैंसर के साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। 16, 18, 6, 11, 6, 11 से कैंसर नहीं है, पर मस्से वस्से वॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो कैंसर नहीं है। तो गार्डेसिल 4 है जिसमें कि 4 स्ट्रेन है, 16, 18, जिससे कि कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि है तो कैंसर हो ही जाएगा, क्योंकि 90% अपने आप एचपीवी वायरस क्लियर हो जाता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको, अगर कुछ कई स्टेजेस होते हैं, एक दिन में कैंसर नहीं होता। आपको मालूम है कैंसर कई साल लग जाते हैं। 30 साल का वादा किया है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को अगर लगाएंगे एचपीवी वैक्सीन, जो कि वायरस रोकने के लिए, तो उनको 50 साल में कैंसर नहीं होगा। अब 30 साल का फ्यूचर गारंटी पीरियड है, प्रीपेड ले लीजिए आप। आजकल वैक्सीन में भी प्रीपेड स्कीम आ रहे हैं 30 साल का। तो इसमें जो है, और भी स्ट्रेन, 200 स्ट्रेन है। और हमारे देश में सर्वे हुए हैं 2025 को ही, एक पेपर में पढ़ रहा था कि अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग स्टेट्स में पाए गए हैं जो कि वैक्सीन में कवर नहीं है, और उनमें से कुछ कैंसर के साथ जुड़े हुए। तो मतलब ये 100% आपका ये नहीं है कि आपने टीका ले लिया और आप फुर्सत हो गए। इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंसर स्क्रीनिंग का परफेक्ट प्रिवेंशन क्या है। सर्वाइकल कैंसर 30-35 साल बाद, हर 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में सर्वाइकल स्क्रीनिंग, बच्चेदानी का मुंह जो होता है सर्विक्स, उसको जांच करके विजुअल इंस्पेक्शन भी आजकल कर सकते हैं। एक पैप स्मीयर होता है, उसके लिए आपके गायनेकोलॉजी सर्विस हर जगह होने चाहिए, पैथोलॉजी सर्विसेज होने चाहिए, अपने हेल्थ सर्विसेज होने चाहिए। वो जो टीके लगाने के बाद भी वो करना अनिवार्य है, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। और कुछ देश का ऐसा अनुभव है कि जब जैसे जैसे लोगों को इतना ये हो गया कि तो अभी तो हमको होगा नहीं, तो कैंसर स्क्रीनिंग
अवॉइड करने लगे लोग सर्वाइकल कैंसर। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हमारे यहाँ बहुत कम है, 10% महिला भी नहीं कराती है। उसका प्रचार करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग क्योंकि एक दिन में नहीं होता, अगर अर्ली स्टेज में कुछ एबनॉर्मल सेल्स दिखते हैं तो उस टाइम ट्रीटमेंट हो जाने से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है आफ्टर अ सर्टेन एज। उसके लिए 9 से 14 साल आप टीका दे रहे हो, और पता नहीं 30 साल बाद वही वाले स्ट्रेन रहेंगे कि 200 दूसरे स्ट्रेन भी आ रहे हैं। गार्डेसिल 9 आ गया है कई कंट्रीज में, हमारे कंट्री में भी आ जाएगा, तो 9 स्ट्रेन कवर होगा। फिर भी 190 स्ट्रेन छूट जाते हैं। उनमें से कैसे बिहेवियर होगा हमको कुछ नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि वैक्सीन से कुछ स्ट्रेन को दबा दे, ये सब मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन कोई कहता है तो वो अध्ययन नहीं किया पूरा उसने। क्योंकि कोई चीज मेडिसिन में परफेक्ट नहीं होता है। हमको हर पहलू देखना पड़ेगा कि क्या गैप्स, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। अगर यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन में है तो करोड़ों करोड़ों रुपए, 1300 करोड़ रुपए हर साल लगेंगे। और उसमें अगर हम पैप्समियर सर्वाइकल स्क्रीनिंग का हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कंफर्म है, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो कि कंफर्म है कि सर्वाइकल कैंसर अगर स्क्रीनिंग आप मैक्सिमम वुमेन को कर दो उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में कैंसर का संभावना होता है, तो कैंसर से डेथ कम हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर से। इन्वेजिव स्टेज मेटास्टेसिस के पहले, फैलने के पहले ही वो डिटेक्ट बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है बच्चेदानी का निचला भाग जांच करने से। और वैक्सीन के बाद भी करना है। और कई देशों में ऐसे भी पाए गए हैं कि सर्वाइकल एचपीवी वैक्सीन के बाद थोड़ा बढ़ गया कैंसर रेट। हो सकता है कि कैंसर स्क्रीनिंग लोगों ने बंद कर दिया, और कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के डेथ बढ़ गया है थोड़ा सा ऊपर और ऐसे भी आंकड़े हैं। 30 साल का अगर आप लेंगे, कई कंट्रीज में, कल हमने बताया था कोलंबिया का, कि 120 प्रति लाख वुमेन से 20 तक आ गया था। माने 80%, 30 साल में बिगर कोई एचपीवी वैक्सीन से अपने आप। क्योंकि इसके कारण भी दिए हैं, कारण दिए हैं कि हमारा जो वायरस फैलता है गंदगी से फैलता है। कपड़े हम पीरियड के टाइम साफ नहीं इस्तेमाल करते हैं, जेनेटल हाइजीन, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, उससे भी फैलता है। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो ये सेफ सेक्स से सेक्सुअल बिहेवियर हमारा ठीक होगा तो नहीं फैलेगा। साफ कपड़े तो उससे भी, और हमारे देश में भी काफ़ी कम हो गए हैं। इंडिया का भी डेटा है बीएमसी कैंसर में, सेकुलर ट्रेंड्स सर्वाइकल कैंसर डेथ का। तो वो हमारे इसमें भी 30 से 40% कैंसर डेथ कम हो गए हैं। 2019 तक का डेटा है, 1990 से 2019 तक का डेटा है, करीब 30 साल का डेटा है कि हमारे अपने आप कम हो गए हैं बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एचपीवी वैक्सीन। तो खैर ये सब जानना जरूरी है। इसलिए हम ये किताब से थोड़ा थोड़ा हम ये कर रहे हैं। ये किताब तो हर पेरेंट को लेना चाहिए, क्योंकि अभी लड़के को भी प्रमोट कर रहे हैं, लड़के लोग को भी लेना चाहिए। ओरल कैंसर से कैंसर, फिर लड़का लड़की में फैलता है एचपीवी वायरस पर। इसके इतने कॉम्प्लेक्स है इसका, अ, फैलता है, कई स्ट्रेन है। फिर एक और चिंता वाली बात क्या है, इसी में कई जगह मैंने पढ़े हैं और भी, कि अगर मान लो ऑलरेडी आपको एचपीवी वायरस से संक्रामित हो, उसके बाद अगर आप टीका लगाते हो एचपी, तो चांसेस साइड इफेक्ट्स के बढ़ जाते हैं। इतना यहाँ तक कहीं कुछ ऐसे ये है, चिंता है कि कैंसर के ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें संतुलन बिगड़ जाता है बॉडी का, इम्यून सिस्टम का। तो अभी आपको मालूम, इसीलिए ये 9 से 14 इस उम्मीद से देते हैं कि उसको एचपीवी वायरस इन्फेक्शन बच्ची को नहीं हुआ हो। क्योंकि कई एक्चुअल जो रिकमेंडेशन है साइंटिफिक की, वैक्सीन देने के पहले एचपीवी वायरस का टेस्ट करना चाहिए, अगर है तो उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। ये सब रिकॉर्डेड है। पर अब वो उतना कौन खर्चा करेगा, तो हम 9 से 14 कर देते। पर अभी रिकमेंडेशन है कि 30 साल की औरत भी ले सकती है, 40 साल की ले सकती है, पर वो खतरा वाला चीज है अभी। खतरा इंदा है कि देखो साइंस परफेक्ट नहीं है, खतरा कोई चीज का नहीं है, खतरा हर चीज का है, ऐसा है मेडिसिन में।
कोई दावे के साथ अब हम जो कह रहे हैं, ये जो धीरे धीरे हम भी अध्ययन कर रहे हैं, हमको भी डाउट्स आ रहे हैं और दोनों तरफ से डाउट आ रहे हैं। वैक्सीन के अगेंस्ट भी डाउट आते हैं, प्रो वैक्सीन भी डाउट आते हैं। कोई ऐसा हम कट्टरपंथा नहीं चलता है साइंस में। पर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आज जापान का एक्सपीरियंस हम बात करेंगे कि जापान और इंडिया में काफ़ी कुछ समानताएं हैं। समानताएं क्या है कि आपको मालूम है, हमारे देश में 2009 2010 को काफ़ी कुछ दुर्घटना हो गया था एचपीवी वैक्सीन। एक तो अनैतिक ट्रायल चल रहे थे। पाथ जो कि गेट्स फाउंडेशन से सपोर्टेड था और आईसीएमआर, दोनों की जुगलबंदी थी। और 7 लड़कियों का, और काफ़ी बवाल मचा था, 7 लड़कियां, गिरिजन लड़कियों का डेथ हो गया था ट्रायल के दौरान, जो कि गलत तरीके से ट्रायल कर रहे थे। और हल्ला हुआ मीडिया पे, वो तो इनकार कर देते पहले ही कि ये इसका कोई इत्तेफाक है, ये डेथ का कोई कोरिलेशन नहीं है ट्रायल से। पर 7 लड़कियों का, 9 से 14 साल की लड़कियों का डेथ होना, 1 साल में हॉस्टल में रह रही थी, कोई ठीक से कंसेंट भी नहीं लिया था। और उसका डेथ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। साथ जो डेथ डेथ हुआ, आपने बोला वो उसके साथ कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि टीके से हुआ, जबकि वो ट्रायल टीका लेने के बाद साथ वो कॉज ऑफ डेथ बता दिया, स्नेक बाइट बता दिया, मलेरिया बता दिया, कुएं में डूब गई बता दिया, फीवर बता दिया। पर ये सब कुएं में डूब भी सकते हैं, जो इसमें फिट्स वगैरह भी आते हैं, नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स रिकॉर्डेड है दुष्प्रभाव में कई कंट्रीज से। तो हो सकता है उससे भी डूब सकता। स्नेक बाइट का पोस्टमार्टम किया था आपने? फीवर, टीके से फीवर नहीं आ, यानी उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है डेथ का। 7 में से 1 का ये चलो ठीक है, मान लिया नहीं है, पर वो 7 दुर्घटना हुआ था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2013 को पेश किया गया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री, हर पार्टी के लोगों मिलके कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी। उन्होंने दोषी पाया था पाथ को और आईसीएमआर को, और 7 डेथ का भी बताया था कि ये ठीक से जांच नहीं किया। और उसी टाइम जापान, और हम क्यों कह रहे हैं कि उसी टाइम हमारे यहाँ 213 को सस्पेंड हो गया था एचपीवी का, फिर बाद में हिम्मत नहीं हुआ किसी को आगे बढ़ाने का। और 2013 को कई पीड़ित और भी बच्चे थे जिनको कि दूसरे दुष्प्रभाव हुए हैं, कन्वल्सन फेड्स, ये वो वगैरह वगैरह 100। उनके लिए कोई लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, लीगल प्रोसीडिंग्स डाला। कोई कल्पना चावला शायद एडवोकेट थी। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। मैं अभी परसों पता किया था, पता चला कि वो एडवोकेट का भी देहांत हो गया, अभी शायद और कोई देख रहा है उसका। तो ऐसे तो आपको मालूम है कोर्ट केसेस चलते थे, 2013 से केस चल रहे हैं। जो गुजरात और आंध्र प्रदेश में कई लोग को ऐसे पीड़ित हो गए थे जब वो ट्रायल, 7 का तो देहांत हो गया था। हालांकि वो कहीं एस्टेब्लिश नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ वैक्सीन से, पर आप टाइम रिलेशनशिप तो है ना। तो जापान के साथ हम क्यों उसको ये कर रहे हैं कि उसी टाइम जापान में भी 2013 को ये गार्डेसिल वैक्सीन लॉन्च हुआ था। और 2013 को गार्डेसिल वैक्सीन और सर्वारिक्स दोनों है, एक जीएसके का है और एक मर्क का है गार्डेसिल। जो हमारे यहाँ गार्डेसिल जो अभी लॉन्च हुआ है, ये 2013 को लॉन्च हुआ था और 3 महीने में रोक दिया गया था, क्योंकि दुष्प्रभाव 3 महीने में कई रिपोर्ट्स आने लगे थे। और इसके दुष्प्रभाव जो अलग अलग देश में जो आ रहे हैं, इसलिए हमको जानना जरूरी है। एक अलग से पैटर्न आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा एक कोई मोस्टली क्या होते हैं कि वेग सिम्टम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन और भी शोध वोध किए हैं लोगों ने, ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून क्या है कि हमारे जो कई ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा हल्का ये जाता है एंटीबॉडी या साइटोकाइन, या ये जो रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस कुछ लोग को जाता है। और काफ़ी ऐसे आए हैं। उससे क्या होता है कि हमको ओवरऑल एक टायर्डनेस, फटीग, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, इस टाइप के आते हैं। कई बार कन्वल्सन्स भी आते हैं मिर्गी। और ब्रेन एडिमा एडिमा भी पाए गए हैं, कहीं कहीं पोस्टमार्टम किया था। एक जापान का ही एक साइंटिस्ट है, उसने माउस में किया था एचपीवी वैक्सीन इंजेक्ट करके। उससे जब माउस का डेथ हुआ, उसने ब्रेन का ये किया, जांच किया, और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पाया। मतलब ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन जो ऑटो इम्यून होता है ना, अंदर बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करता है कई बार।
क्योंकि ये वैक्सीन दिया जाता है कि भाई ये हम एक स्टिमुलस देते हैं, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा जो कि वायरस को अटैक करेगा। कई बार वो पहचान नहीं पाता वायरस और अपने बॉडी को। कुछ लोगों में ऐसा, इसी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, एक प्रकार से एक्स्ट्रा इम्यून स्टिमुलेशन हो जाता है। इसीलिए हो सकता है जिसको ऑलरेडी एचपीवी वायरस इन्फेक्शन हो गया उसको वैक्सीन देने से मना करते हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जो कि साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, मेडिकल साइंस। तो इस टाइप के जापान में है एक रीजनल बॉडी पेन सिंड्रोम। कहीं कहीं पेन बहुत होता है, क्योंकि ये भी ऑटो इम्यूनिटी का है। जैसे ऑटो इम्यूनिटी में आपका रोमाटॉइड आर्थराइटिस आता है, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, नॉन रोमेटिक मस्कुलोस्केलेटल। तो वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ऑटो इम्यूनिटी है। फिर स्किन डिसऑर्डर्स, फिर सीएनएस के भी सिम्टम्स हैं। तो इस टाइप के क्या होते हैं, इस टाइप के लोग, इस टाइप के सिम्टम्स आप कई बार मेंटली भी होता है आदमी, साइकोसोमेटिक जिसको कहते हैं। और ये जहाँ जहाँ ऐसे वैक्सीन दिए हैं, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आए हैं, हमारे कंट्री से भी अभी जब रोल आउट हुआ था बिहार में, कुछ बच्चे बीमार हो गए। तो वो इस टाइप के वेक सिम्टम्स है जिसको कि साइकेट्रिक सिंड्रोम बता देते हैं या साइकोसोमेटिक बता देते हैं। पर जापान में उन्होंने बोला कि भाई पहले भी तो हम टीके देते थे, पहले क्यों नहीं हुआ। तो वो पॉज कर दिया था, 2013 को पॉज किया, 9 साल तक पॉज रहा ये। रिकमेंडेशन मतलब अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, जिसको लेना ले अपने बड़ी से। पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन रोक दिया था उन्होंने। 2013 को उसको प्रमोट किया था, प्रोएक्टिव किया था, फिर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन रोक दिया था। 3 महीने के अंदर रोक दिया था, क्योंकि ऐसे कई केसेस हो गए जिनको कि पेन सीवियर हो रहा है वगैरह वगैरह, रीजनल पेन सिंड्रोम। और कई क्लिनिक्स खुले और कुछ ऐसे शोध करता है। और कुछ जापान के कुछ साइंटिस्ट गए थे, इंटरनेशनल लोगों से मिले, यूके में जाके वहाँ पे मिले। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे, डेनमार्क से भी ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे, अलग अलग जगह से आ रहे थे। फिर एक इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रुप है सेफ वैक्सीनेशन के ऊपर, सेन करके, उनके कुछ प्रमुख साइंटिस्ट से मिले। उन फिर वो उनको लगा कि ये इसको एक्सटेंड नहीं किया रिकमेंडेशन। ऐसे 9 साल तक रिकमेंडेशन एक्सटेंड नहीं किया, 2013 को सस्पेंड किया था। और 9 रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था जिसको। और जो एचपीवी अपटेक 70% से 1% आ गया, लोग लेना बंद कर दिए। क्योंकि जापान में कम से कम डिबेट हुआ, दोनों पक्ष को सुना गया। फिर भी काफी कुछ चीजें, फिर स्टेटमेंट्स आ गए। फार्मा स्पॉन्सर्ड कई ऐसे बॉडीज थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये सब साइकोसोमेटिक है, ये कोई जेन्युइन नहीं है, वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। एंड में जापान गवर्नमेंट ने भी वैसे स्टेटमेंट दिए, उनके उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोग। देखिए इसमें दोनों तरफ से ये नहीं। और जापान का जो गायनेकोलॉजी एसोसिएशन, उन्होंने भी बोला कि नहीं देना चाहिए वैक्सीन। क्योंकि क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट अपने तरफ उसको केसेस देखता सर्वाइकल कैंसर के, वो बाहर नहीं देखता कि कितने लोगों को दुष्प्रभाव हो रहा है। केसेस बहुत कम आते हैं, लाख में 60 8 10 लोग का, 10 लोगों को 1 लाख में होता। पर वो 10 लोग पूरे अस्पताल जाएंगे, अस्पताल का डॉक्टर केसेस देखेगा वो। तो उसका नजरिया अलग होता है। और पॉपुलेशन में लाखों को दोगे तो कई आपको साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। तो दोनों का नजर, इसीलिए जो भी एथिकल कमेटी भी जो होता है, आपको मालूम है, वो उसमें नॉन डॉक्टर्स भी रहते हैं, बायोएथिसिस्ट रहते हैं, ले पर्सन रहते हैं। अब इसमें कहते हैं, लैंसेट में भी आर्टिकल आ गया जब जापान ने सस्पेंड कर दिया रिकमेंडेशन एचपीवी का। लैंसेट में आर्टिकल आ गया कि जापान का गवर्नेंस, लैंसेट, कि जापान में ठीक से गवर्नेंस नहीं किया एचपीवी वैक्सीन का, ये सेटबैक है वगैरह वगैरह, निंदा किया मतलब। और ये भी कहा कि ये एक अलग कमेटी होना चाहिए एडवाइजरी, जो कि डॉक्टर्स का होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट नहीं आना चाहिए। वो गलत है। देखिए हमने जैसे कहा, डॉक्टर का नजरिया अलग होता है, वो केसेस देखते हैं। मेरे साथ भी होता है। अभी मैं इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में काम किया, मैंने रेबीज के बहुत केसेस देखे हैं, कुत्ता काटने से। तो अभी मेरा कुत्ता देख के मेरे को होता, पर हमारे दूसरे कुछ मेंबर्स है, वो उन्होंने, उनका नज़र अलग होता है कि आप कुत्ते को क्रुएल्टी टू एनिमल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारा नज़रिया अलग होता है। हम फिर हम पीछे हट जाते हैं, हम सोचते हैं हम, हमारा शायद हमारा दूसरा एक ये आ जाता, बायस आ जाता, जिसका झुकाव आ जाता। क्योंकि हमने रेबीज के मरीजे देखे।
जो लोगों ने शायद दूसरा कुछ देखे होंगे, कुत्ते के ऊपर ये हो रहे अत्याचार, उनका अलग नजरिया होगा। रेबीज केसेस आंकड़े देखने से शायद कम है, या हो सकता है रेबीज का पहले से साफ कर दिया, वो पानी से धो दिया और इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ तो रेबीज केस भी बच सकता है। तो ये हादसे तो होते रहते हैं, पर जो हमेशा हादसे देखेंगे वो सोचते हैं कि हर इसका सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन हमेशा इजी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स और हो जाता है। देखिए, अगर कैंसर का है आपका, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग से ये कैंसर जो आते हैं वो भी बच सकते हैं। और वैक्सीन का कोई 100% गारंटी नहीं है, ये कहीं लिटरेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज दे रहे हो एंड पॉइंट कोई ने नहीं स्टडी किया है। एंड पॉइंट स्टडी है कैंसर, तो उसके लिए 30 साल वेट करना है, अभी 10-15 साल ही हुए। इंटरमीडिएट लीजन्स वो ठीक हो जाते हैं, पर इंटरमीडिएट लीजन्स जो होते हैं, CIN1 CIN2, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट, वो खाली 0.8% ही कैंसर होते हैं, 99.8% अपने आप ठीक हो जाते हैं, या 90% जो भी है, मतलब ये बहुत अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। और हमारे पास है, उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे ऐसे आंध्र प्रदेश गुजरात में हादसा हो गए थे, पर वो 24,000 लड़कियों को दिया था, उनका डेटा आगे देखना चाहिए, इतने हड़बड़ाहट में फिर से नहीं डाल देना चाहिए बिगर अच्छे से जांच किए हुए। मैंने सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा है हमारा बेसिक कैंसर का रेट भी मॉनिटर करना चाहिए जो कम हो रहा है। तो जापान की हम बात कर रहे हैं, तो जापान से हम हट रहे हैं। तो जापान में काफ़ी विवाद चला है, 9 साल तक विवाद चला। कोई प्रेजेंट किया कि भाई ये है, कुछ लोग का फिर डिबेट हुआ, पब्लिक डिबेट हुआ, कई डॉक्टर्स ने भी बोला कि हम देख रहे हैं, फिर कुछ क्लिनिक्स हुआ, फिर वहाँ भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। वही 2013 में हमारे यहाँ भी 2013 के, वहाँ पे भी मैं अभी चेक किया, अभी वहाँ भी केस का कोई फैसला नहीं हुआ, और हमारे यहाँ भी फैसला नहीं हुआ। इसलिए जापान के साथ हमारा का, और हो सकता है उस टाइम हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था, उस टाइम जापान का भी ये सब चल रहा था, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा था। तो हो सकता है हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी उससे ये हो गए होंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है। और वो इंडिया और जापान का, इस किताब में इंडिया का भी दिया है, जापान का भी दिया है, दोनों साथ साथ ही दिया है। इंडिया का जो साथ ये हो गया थे जॉइंट पार्लिया, वो कई बार हमने अपना बता चुके, इसलिए हम बार बार नहीं बता रहे। इसमें भी पूरा कवर किया है इंडिया का जो हुआ था 2009 2010 को, 2013 का पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट इसमें भी है। और जापान का इसमें दिया है कि इंडिया जापान, उसी टाइम जापान का ये हुआ था। और जापान में फिर टग ऑफ वॉर चल रहा है। और 2022 को रिकमेंडेशन फिर से स्टार्ट कर दिया जापान ने। वो कई 9 साल तक रुका रहा, अवेलेबल था पर अपटेक 0% करीब हो गया था, 70% अपटेक से 1% हो गया था, एक्टिवली नहीं प्रो। अभी भी 2022 के बाद भी ज़्यादा आया नहीं ऊपर अपटेक, क्योंकि मैंडेट तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, खाली प्रचार करता है गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन, अपना ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं, इट इज रिकमेंडेड, कानून नहीं बनाता है। जैसे कि यूएसए में तो कुछ स्टेट्स में मैंडेट है कि HPV आपको वैक्सीन लेना ही है, कॉलेज में स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हमको यही देखना है कि हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। जो चीज में इतना सर्टेनिटी नहीं है, वो फिर दुष्प्रभाव हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दुष्प्रभाव क्या है, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, ये पहले ऐसे वेग होते हैं, डिप्रेशन होगा, ये होगा, हाथ पैर में दर्द, कई लोग डेथ भी हो चुका है, डेथ भी रिपोर्टेड है। तो अगर एक भी निर्दोष को ये हो जाता है, तो मतलब एक निर्दोष को फांसी या उम्र कैद जैसा हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट है अगर स्क्रीनिंग है तो, पर इसका साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट नहीं पता चलता है। तो हम कुछ स्लाइड जापान का बताते हैं, कुछ हम, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा जो स्कॉलर्स है वो ये कर सकते हैं। हमने मेन चीज़ तो बता दिया है, पर हम स्लाइड्स ये देखिए। ये जापान का, जापान लाइसेंसिंग हुआ था 2013, फिर पॉज हो गया, और लॉ सूट्स वगैरह अभी भी चल रहे हैं। तो ये है, ये देखिए 2010 को, 2009 और 11 को लाइसेंस हो गया, लाइसेंस है, अवेलेबल है मार्केट में। और 2013 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको वैक्सीन रिकमेंडेशन में डाल दिया था। तो उसके बाद 8 मिलियन, 8.3 मिलियन लड़कियों को दे दिया, उसके बाद 70% कवरेज हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के अंदर
अनडिनाइबल कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन परसिस्टेड पेन एंड वैक्सीनेशन, 3 महीने के अंदर उसको रोक दिया, रिकमेंडेशन रोक दिया, क्योंकि उसमें लगाने के बाद ही पेन चालू हुआ पूरे बॉडी में। तो इससे क्या हो गया, और उसी टाइम डब्ल्यूएचओ ने स्टेटमेंट दिया कि वैक्सीन सेफ है। देखिए डब्ल्यूएचओ बीच बीच में स्टे देता तो सब नेचुरली हर डॉक्टर सोचेगा सेफ है, बट जापान में कम से कम करेज था लोगों को। और उसके बाद रीइंस्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री कंटिन्यूज टू मेक द वैक्सीन अवेलेबल, अवेलेबल है, अवेलेबल तो हमारे यहाँ कई सालों से मार्केट में है, बट डज नॉट प्रोएक्टिवली उसका प्रचार नहीं करता है। तो उससे क्या हो गया, 70% से 1% हो गया वैक्सीन। लोग पहले 70% लोग ने वैक्सीन लिया, आज के जब बंद कर दिया उन्होंने प्रचार तो 1% हो गया 2018 को। तो 5 साल में 70% से वैक्सीन अपटेक से 1% हो गया। और देखिए सर्वाइकल कैंसर रेट ऐसे ही फॉल हो रहे हैं, वैक्सीन ले न ले, ये डेटा भी बताना चाहिए। और इसमें लैंसेट में फिर आने लगा एचपीवी वैक्सीन क्राइसिस इन जापान, एंड काफी लोग ये हो गए, चिंतित हो गए साइंटिस्ट लोग, वो अपने एक ही नजरिया से देखते हैं। और क्या हुआ, 2010 से एचपीवी वैक्सीन जो लड़कियों ने लिया था उनको कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम आफ्टर 2013 को मिनिस्ट्री अप्रूव वैक्सीन टू बी एडेड टू द नेशनल प्रोग्राम। द अटासी न्यूज़पेपर रिपोर्टेड 50 गर्ल्स सफरिंग फ्रॉम complex regional pain syndrome and 100 unable to attend school after getting the HPV वैक्सीन। ये देखिए 100 बच्चियां स्कूल नहीं जा सक रही है, तो ये मतलब ये सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इतना तो नहीं साइकोलॉजिकल होता कि स्कूल जाना बंद कर दे, बच्चे कितने एंजॉय करते हैं, खेलते भागते, यंग गर्ल्स 9 से 13, 9 से, तो 100। टेलीविजन ऑल्सो कवर्ड एचपीवी वैक्सीनेटेड गर्ल्स शॉर्टली आफ्टर अ ग्रुप ऑफ विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो बताया विथ सीजर्स एंड बैलेंस प्रॉब्लम्स। सीजर्स मतलब फिट आना, और बैलेंस चलने में गिर जाना। हम बताए ना ये कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून से माइलिन सीट नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। अब उसको आप साइकोलॉजिकल कहना बहुत इजी है, अगर दबाना है तो साइकियाट्रिक हो वो। Why the ministry approved the HPV vaccine amid growing injury concern is unclear. June 14, the day the ministry announced the suspension of the program, the Vaccine Adverse Reaction Review Committee, a civil society group, held a press conference featuring girls who claimed to have been. So the girls said they experienced range of symptoms, seizures, severe headache और partial paralysis. इतने सब CNS related है। तो ये टीवी में आया, ये आया, तो जापान में काफी ये सब हुआ, तो इसीलिए 9 साल तक रुका रहा। एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टेड आफ्टर मेनी टाइम्स हायर, इन्होंने ये भी देखा उनके डेटा से कि दूसरे वैक्सीन से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी एक रेड सिग्नल आता है ना भैया। तो उसके बाद ये 1968 रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स एंड फाउंड 106 वेरी सीरियस सीरियस एडवर्स इवेंट्स। मिनिस्ट्री डिस्कवर्ड एडवर्स रिपोर्टेड मेनी टाइम्स वांटेड, तो ये वाला स्लाइड वही है। Japanese Advisory Committee on Immunization Policy released an official dismissing the diverse pain and motor dysfunction vaccine as psychogenic। उसके बाद जो ऑफिशियल रिपोर्ट आता है वो बोलता है ये मेंटल है, काउंसलिंग करना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोसोमैटिक है। दिस वाज इन डायरेक्ट कंट्रास्ट टू द रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स हु हैड एग्जामिन्ड द गर्ल्स। जबकि जो डॉक्टरों ने लड़कियों का जांच किया था वो बोल रहे नहीं ये वैक्सीन की वजह है, और जो ऑफिशियल आता है ना जो बैठे रहते टेबल कुर्सी में, वो हर जगह ऐसा ही है, नहीं भाई ये तो ऐसा ही है, साइकोसोमैटिक। तो हर जगह वैसे ही चल रहा है। ड्यू टू लार्ज पार्ट एफर्ट्स बाय जापानीज सीनेटर्स, देखिए कुछ कुछ सीनेटर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एमातानी और नागागावा, और कोई जर्नलिस्ट, एंड सेन वैक्स जो हम कहते हैं ना, रैशनल वैक्सीनेशन, क्लोज इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एडवर्स रिएक्शन टू एचपीवी फरवरी 25-26-2014 फॉर फिजिशियन एंड साइंटिस्ट का एक उन्होंने डिबेट सिंपोजियम किया। कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस एंड जापान प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग डॉक्टर्स ली, अलग अलग एक्सपर्ट्स आए, पब्लिक हियरिंग हुआ।
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एड्रेस पब्लिक कंसर्न्स, डॉक्टर ली ऑल्सो स्पोक एंड द मिनिस्ट्री पब्लिश द मिनट्स ऑनलाइन। तो कई कई एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसमें काम किया है वो पूरे दुनिया से आए, कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस। The symposium were forums for dialogue between scientists, critical and those supporting। दोनों तरफ का बातचीत हुआ, विवाद हुआ। ये ऐसा होना चाहिए साइंस में। To date, such scientific forums with proponents and critics together has been exceptionally rare। ये कह रहे हैं ये किताब में ऐसा खाली जापान में ही हुआ, बाकी कोई कंट्री दूसरे को तो मिस इन्फॉर्मेशन कर देता है, उनको आने ही नहीं देता है। तो उन्होंने पॉसिबल मैकेनिज्म वैक्सीन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स विद रेजिडुअल एचपीवी डीएनए। देखिए ये सब कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉजिंग साइकोकाइन स्टॉर्म, जैसे ऑटो इम्यून होता है ना, साइटो ट्यूमर नेक्रोसिस। तो अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं इम्यून, कई जिनको रिएक्शन होता है बॉडी में। तो इसमें इंडस्ट्री फ्रेंडली, और इंडस्ट्री वाले भी आ गए उस सिंपोजियम में। तो वो अपना नुक्स निकालने लगे वो स्टडी में, मेथोडोलॉजिकल फ्लॉस, कह रहे ये जो स्टडी ठीक नहीं है। डॉक्टर ली ने फिर क्या किया, जो एक्सपर्ट थे इंटरनेशनल, उन्होंने एक ऑटोप्सी किया था एक लड़की में, जो जिसका देहांत हो गया था एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद। ऑटोप्सी इसलिए हम कह रहे हैं ना, ऑटोप्सी करना चाहिए। हमारे यहाँ 7 जो डेथ हुआ, और ऑडियंस से पूछा कि ऑटोप्सी में ब्रेन में इन्फ्लेमेशन था, सूज गया था ब्रेन, ऑटो इम्यून से जो होता है ना रिएक्शन होते हैं। तो बोला हमने जब ऑटोप्सी किया था उसका ब्रेन सूजा हुआ पाया थे, सब वेसल सूज गए थे और काफी फ्लूइड कलेक्ट हो गया था। तो वो पूछा ऑडियंस में, कौन हाथ उठाओ, कौन कहता है कि ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, कि साइकोलॉजिकल इससे ब्रेन सूज जाएगा। किसी ने हाथ नहीं उठाया। देखिए ना, ये अगर आप ठीक से जांच करो तभी तो पता चलेगा ना, जांच नहीं करते हैं, कोई कोइंसिडेंट बता देते हैं कि ये बता देते हैं। सो सिंपोजियम के बाद डॉक्टर्स फ्रॉम अराउंड जापान स्टार्टेड राइटिंग टू द मिनिस्ट्री। तो जापान के डॉक्टर्स सेइंग दैट दे डिड नॉट एक्सेप्ट द गर्ल सिम्टम्स फॉर साइकोसोमैटिक। सब लिखने लगे कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि लड़कियों का ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन वैक्सीन रिएक्शन है। और वो डॉक्टर ली ने खड़े होकर ऑटोप्सी का भी रिजल्ट बताया। और उसी से तो फिर नर्वस सिस्टम वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, बिहेवियर प्रॉब्लम सब होते हैं, बैलेंस चला जा रहा है सीट, और उसको आप साइकोसोमेटिक कर दो। तो ये उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट प्लेस चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी, ये सब आ जाते हैं, गावी आवी वाले, ये सब पूरे गेट्स फाउंडेशन के पूरे है ना। बेनिफिट रिस्क रिमेन्स फेवरेबल, बेनिफिट ज्यादा है रिस्क कम है। अरे भाई, रिस्क कैंसर का रिस्क देखो ना, 50 साल में बाद में कुछ हो रहा, आप 9 से 14 साल लड़कियों को साइड इफेक्ट बोलता, बेनिफिट है ज्यादा है। कब बेनिफिट? 30 साल बाद होगा, जो अभी तक कोई स्टडी ने एस्टेब्लिश नहीं किया। ऐसे मतलब तोते जैसे इन लोग ये देते रहते हैं। एज वी लर्न, दिस स्टेटमेंट वाज प्लान्ड अहेड, ये स्टेटमेंट पहले ही बना लिया था, सिंपोजियम के पहले ही बना लिया था। Dr. Please attempted to refute the scientific evidence presented by Dr. Lee at the February. Dr. Lee later complained to the WHO। डॉक्टर ली जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट बताया था, उनके अगेंस्ट बोल दिया कि ये साइको। फिर डॉक्टर ली ने डब्ल्यूएचओ को कंप्लेंट किया कि आपके जो रेप आके ऐसा बता रहे हैं, ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी के एक्सपर्ट आपके, और वो कह रहे हैं कि इससे डब्ल्यूएचओ को लिखा डॉक्टर ली ने कि इसमें कुछ जापानीज मिनिस्ट्री और जो ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी वैक्सीन में है, उनके दोनों में कुछ मिली भगत है, पहले से मिली भगत है कि हमारे को अपोज करे, जबकि वो ऑटोप्सी ये बता रहे थे। पर अभी तक डॉक्टर डब्ल्यूएचओ से उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मिली भगत में डब्ल्यूएचओ भी कोई दूध का धुला है नहीं, अभी महामारी में पता चल ही गया है आपको। तो जापानीज मिनिस्ट्री जो है अगेन टू डिसाइड वेदर टू, दे वोटेड नो। फिर भी देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं एक्सटेंड किया, 9 साल तक नहीं किया। तो 2014 ये सब सिंपोजियम के बाद भी नहीं किया। और फिर उसके बाद जापानीज जो है गवर्नमेंट ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बताए कि जहाँ पे ट्रेन स्टाफ है, जहाँ पे जो वैक्सीन पीड़ित है उनको अटेंशन मिलेगा, वैक्सीन पीड़ितों का अलग क्लिनिक बनाया। जैसे अभी लॉन्ग कोविड का क्लिनिक बनाया है ना, कोविड के ऊपर एक हुआ बनाया, पर जो जेन्युइन वैक्सीन इंजर्ड के लिए क्लिनिक बनाया,
तो वो उसके बारे में हेल्पलाइन भी बनाया, जो लोग ट्रेन स्टाफ दे सकते हैं। नॉट ओनली वॉज जापान, तो वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका विरोध किया कि ये जापान जो है गवर्नमेंट इसको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है एसपीवी को, और उल्टा इसको एक्सेप्ट कर रहा है जापानीज मेडिकल एसोसिएशन कि रिएक्शंस मेडिकल हैं, जो वैक्सीन के जो रिएक्शन है वो साइकोलॉजिकल नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम है। ये क्लिनिक विनिक खोल दिया जापान में। Contrary to the official 2014 report that determined the reactions were psychogenic. The guidelines specifically caution, तो गाइडलाइन ने बोला, जापानीज जो गाइडलाइन बनाए थे कि आप ऐसे बिगर सोचे समझे किसी सिम्टम को साइकोजेनिक नहीं करना चाहिए। सिंड्रोम कैरेक्टराइज पेन ऑफ अननोन इटियोलॉजी, बोलो कि ये अननोन इटियोलॉजी है, आप इसको अगर साइकोलॉजिकल कर लोगे तो ये गलत है। देखिए, जो जूता पहनता है उसी को मालूम है जूता कहाँ काट रहा है। कंट्री बाय कंट्री, ग्रुप बाय ग्रुप, और इसी वैक्सीन में क्यों इस टाइप के हो रहे हैं, संतुलन खोना, बिस्तर से नहीं उठ पाना, वही है ना, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज का लक्षण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मेडस्केप, द गाइडलाइन ले आउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल टू फॉलो व्हेन पीपल रिपोर्ट सिग्नल्स टू द वैक्सीन। मेडिकल हिस्ट्री लेना है, पेन, न्यूरोपैथिक पेन, साइकोलॉजिकल, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल केयर, फैमिली का भी करना है। तो जापान सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट एज इम्पोर्टेंट, बट उन्होंने बोला कि एचपीवी वैक्सीन लगाना है, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक गायनेक्स में बताया ना, उन लोग कैंसर केस देखते तो उनका दिमाग में एक इम्प्रेशन हो जाता कि ये तो बच बच जाएगा कैंसर जैसे तैसे, पर उसका गारंटी भी तो होना चाहिए ना। तो वो अलग अलग नजरिया, इसीलिए हर टाइप के लोगों को आना चाहिए साथ में शोध करने। एक दूसरे को ये करना, मिस इन्फॉर्मेशन करना कि आप, तो उससे क्या होता कि साइंस बहुत टाइम लग जाता साइंस को आगे बढ़ने में। तो प्रेस ब्रीफिंग, प्रेसिडेंट ऑफ रिकमेंडेड वेटिंग टू reinstate द वैक्सीन, तो वेट एंड वॉच, द प्रेसिडेंट ऑफ जापानीज एसोसिएशन ऑफ मेडिकल स्टेट, देयर इज नो प्रूफ दैट द वैक्सीन प्रिवेंट्स कैंसर। देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ जापान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल साइंसेस था, उन्होंने कहा था कि कोई सबूत नहीं है कि ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो उसके लिए 20 साल वेट करना है उनको। रिपोर्ट्स दैट प्री कैंसरस कंडीशंस, अर्ली लीजन्स क्लियर हो जाते हैं, वो ऐसे भी क्लियर हो जाते हैं 90% से ज़्यादा। इन अदर वर्ड्स, दे रिकमेंडेड वेट एंड सी। और जिन लोग पीड़ित हो गए उनका केयर करना चाहिए, वैक्सीन इंजर्ड का केयर करो, और वैक्सीन को अभी रिकमेंड नहीं करो। That authored the HPV vaccine guide made it about doctors and scientists from universities and medical schools all over Japan। तो ये सब यूनिवर्सिटी और जब जापान के थे, इन्होंने बोला अभी वेट एंड वॉच करो, अभी कैंसर का ठोस सबूत नहीं है, अर्ली लीजन्स तो ऐसे भी क्लियर हो जाते, और जो लोग वैक्सीन इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करो। और डॉक्टर इकेडा, उन्होंने 200 गर्ल्स को स्टडी किया था जो कि एचपीवी वैक्सीन से बीमार हो गए थे, एन एक्सपर्ट है वो। For his controversial public disagreement with medical journalist Dr. Rico Muranaka, a former WHO infectious doctor who specialized in avian flu pandemics। डॉक्टर इकाडा टीम ने एक रिसर्च पेपर किया था माउस एक्सपेरिमेंट में, जो हम कह रहे थे ना, जहाँ पे वो वैक्सीन को इंजेक्ट माउस में डाला, चूहे में, और ब्रेन डैमेज देखा। तो वो फाइंडिंग्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन से ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, एनिमल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो डॉक्टर दो दूसरे थे ना, वो डब्ल्यूएचओ के जो सपोर्टर थे, उन्होंने कंट्रोवर्सी और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत रिपोर्ट है, इन्होंने गलत एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने फ्रॉड किया वगैरह वगैरह। तो दोनों में काफी देर तक विवाद चलता रहा। देखिए, ये एक लॉबी जो होता है वो, जो भी आप रिसर्च करोगे कुछ दुष्प्रभाव करने के लिए, उसको अटैक करता है, और उनके अगेंस्ट चार्ज कर दिया। लिटिगेशन आजकल वही भी चल रहा है ना, लिटिगेशन कर देते हैं, कोर्ट में धमकी दे देते हैं। तो बाद में खैर उनके मिनिस्ट्री ने ये किया, उनको सपोर्ट किया, डॉक्टर रिकोडा को डिफेमेशन केस कर दिया उनके आगे, और उन्होंने फिर उल्टा केस कर दिया कि ये हमारा डिफेमेशन, मानहानि का। तो ये सब कोर्ट वोर्ट में चला जाता तो ये हाईजैक हो जाता है, ये पटरी से चला जाता है, और इसके डिसीजन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो भी है ये,
चलता रहा। मतलब ये हमको ये है कि दोनों इकट्ठे ये करना चाहिए। देखिए हर चीज का अच्छे चीज भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप नुकसान को नजरअंदाज करते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सच्चाई तक पहुंचने में, और उस इस बीच में कईयों को हानि हो जाएगा, कई मौतें भी हो जाती है, कई हानि भी हो जाती है। इसलिए और सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पैप स्मीयर से। तो ये क्रिटि हाईली मिसलीडिंग, ये 10,000 वुमेन एंड द फैमिलीज हु गॉट ईच इन जापान एंड 3,000, ये अपना डेटा दे रहा है, अपना डेटा दे रहा है, तो बड़ा चढ़ा के। तो ये कंट्रोवर्सी चलता रहा, और बाद में यूनिवर्सिटी ने बोला भाई उनका जो रिसर्च था माउस ब्रेन में किया था वो फ्रॉड नहीं था, वो सही में रिसर्च था। पर वो आवाजें दब जाती है। आई विल डू फॉर द गर्ल सफरिंग फ्रॉम एचपी वैक्सीन। देखिए ब्रेन में इफेक्ट होता है, ये माउस एक्सपेरिमेंट में पता चला। और एक पोस्टमार्टम में भी लड़की का ब्रेन में इन्फ्लेमेशन था, वो भी कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। तो ये एक दो कैसे पता चलता है साइड इफेक्ट्स। तो सस्पेक्टेड एडवर्ड 53 केसेस डेनमार्क से, दूसरे कंट्री से भी आने लगे रिपोर्ट। 53 केस डेनमार्क से आए हैं। फिर मात्सुमोटो, फिर 120 फीमेल into great detail diagnose and clinical evidence of harm. The study clarifies temporal association between vaccine and post-vaccination syndrome. The vast majority of cases chronic regional pain syndrome, orthostatic intolerance, POTS जो होता है उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन, थिंकिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्रेन इडिमा ऑटोप्सी में भी पता चला है, माउस एक्सपेरिमेंट में पता चला। तो इसको यार बिंदुओं को जोड़ना चाहिए ना, पर वो लोग क्या है इधर उधर हाईजैक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर कोर्ट केस हो जाता है, फिर खींचता रहता है। और इंडस्ट्री फिर पुश बैक करता है, फार्मा इंडस्ट्री वुड लाइक तो, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ उनको इंडस्ट्री को। जापान में 70% अपटेक से लेस देन 1% हो गया। तो ये इन्होंने फिर पेपर्स आने लगे लैंसेट में भी। वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रॉपिकल मेडिसिन ने लिख दिया, फंडेड बाय डब्ल्यूएचओ एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स। उन्होंने पेपर निकाल दिया कि वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट बिल्डिंग एन इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस सिस्टम टू मॉनिटर सोशल मीडिया फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड क्विकली स्टेम बैड प्रेस एसोसिएटेड वैक्सीन। ये देखिए, ये अभी आपका सोशल मार्केटिंग टेक्निक्स है। जो सीरियस रिसर्च हो रहा था उसको बता दिया अभी। जो स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रॉपिकल मेडिसिन, जिसका फंडिंग कौन कर रहा है, डब्ल्यूएचओ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वो प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करना है। मतलब आपको सोचना ही नहीं, लेना ही है। आप सवाल करो मैंने हेजिटेंसी, आप एंटी साइंस हो, एंटी वैक्सर हो। बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस सिस्टम, इंफॉर्मेशन आप देखोगे कौन झूठ मिस, to monitor social media for false information and quickly stem bad press associated with it। मैंने प्रेस मीडिया को कंट्रोल करो कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव ना रिपोर्ट हमें, ये देखिए रिपोर्टेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसे में बेचारे साइंटिस्ट भी पीछे हट जाते हैं, उनका कैरियर भी रिस्क हो जाता है ना। ये गेट्स फाउंडेशन, डब्ल्यूएचओ, इन्हीं लोग सब फंडिंग करते हैं आपके स्टडीज, इन्हीं लोग आपको पोजीशन देते हैं। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली इसके। Another industry sponsored response or the continuing debate after generous support from Merck। दूसरा एक और Merck ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, कि Merck ही बना था गार्डिसिन। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिस्पांस स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, वॉशिंगटन थिंक टैंक। तो इन्होंने क्या बताया, एरिया ऑफ ग्लोबल हेल्थ, तो यूएस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए द सेंटर क्या कहता है, अकाउंट्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स ऑफ जापान व अनवेरीफाइड। जो जापान से साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं वो वेरीफाई नहीं हुए। एंड द गर्ल्स मियरली क्लेम टू हैव सफर्ड एडवर्स इवेंट्स, वो गलत क्लेम कर रहे हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट जापान्स फेलियर इन नॉट एक्टिवली प्रोमोटिंग एचपीवी, जापान का फेलियर है, एचपीवी ठीक से प्रोमोट नहीं कर पा रहा है, is putting the Japanese population on long-term unnecessary risk. The authors recommended high-level Japanese political leadership restore an active recommendation of HPV vaccination। पॉलिटिक्स से आप एचपीवी रिकमेंड करो, साइंस की बात ही नहीं हो रही है अभी, मार्केटिंग की बात हो रही है, पॉलिटिकल ही है। और वो हो रहा हमारे देश में भी, अब देख रहे हो
2024 को बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को फिक्र है एडवर्स इवेंट्स का, और 2026 को लॉन्च हो जाता है। तो वो आजकल वही चल रहा है। देखो, साइंस होना चाहिए। अच्छा वैक्सीन हो, डेफिनेटली लगाओ। हम लोग वैक्सीन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं, हम वैक्सीन को अच्छा देखना चाहते हैं। इससे क्या होता है, वैक्सीन बदनाम होता है, सभी वैक्सीन बदनाम हो जाते हैं ऐसे जबरदस्ती करने से। इंडिया एंड जापान एज हैविंग फेल्ड, देखो उस टाइम मैं इसलिए कह रहा था, ये 2013 को जब हुआ था ना कांड, इंडिया ने भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम नया नया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ था। अभी रुक गए, 10 साल रुक गए, लोग भूल गए, चलो लॉन्च कर दो। तो उस टाइम इंडिया ने भी रोक दिया था, जापान ने भी हॉल्ट कर दिया था। तो वो हाँ, निंदा की है, इंडिया एंड जापान का निंदा किया है। वो जो मर्क ने जो कमेटी बैठाया था, फेल टू काउंटर नेगेटिव मैसेजेस अबाउट द वैक्सीन क्विकली, इट पॉइंट्स टू, उसी टाइम दबा देना था ये मिस इन्फॉर्मेशन। इंडिया का यार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट था, उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन करके दबा देना था। क्या इनका मतलब ये है? तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना चाहिए नेगेटिव मीडिया से, एंड उससे क्या पब्लिक कॉन्फिडेंस चला जाता। द ऑथर्स शोकेस जापान एंड इंडिया एज एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट डू। द ऑथर्स कंक्लूड दैट देयर हैव बीन सीरियस स्पिलओवर इफेक्ट्स आउटसाइड जापान दैट सीनियर मेंबर्स शुड स्टेप अप। तो मतलब आपके साथ डेथ हो जाए, आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करो, इंडिया ने किया जापान ने किया तो गलत किया, ये कहना चाहते हैं। तो अभी शायद पूरे हावी हो गए हैं। अभी जापान ने भी 2022 को वापस कर दिया, और अभी हमने भी कर दिया। तो देखो, तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है, इसलिए अलग काफी देशों का हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में बताएंगे इस किताब से। तो ये अभी ये कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ये जापान में क्या है, 2016 को विक्टिम्स इकट्ठे हो गए, और मर्क गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जापान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मर्क के अगेंस्ट, जीएसके के अगेंस्ट। मर्क गार्डेसिल बनाता है, जीएसके सर्वरिक्स बनाता है, इनके अगेंस्ट केसेस कर दिया 15 मिलियन का, और क्लेम कर दिया इलीगली इनके अगेंस्ट। और पेशेंट वॉइसेज एंड कंडक्टिंग केयरफुल एग्जामिनेशन, इट इज इरिस्पॉन्सिबल टू डिसमिस पेशेंट कंप्लेंट। आप ये गैर जिम्मेदारी है कि उसको साइकोलॉजिकल बोल दो, एक्चुअल। और आखिरी में सेंटेंस में है कि जैसे इंडिया में, ऐसा जापान में अभी ये कोर्ट केसेस अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो सेनवैक्स ने एनालाइज किया, ये जो एक कोई बॉडी है जो वैक्सीनेशन को अध्ययन करता है, फैमिलीज को मोबिलाइज करने से काम बनता है, आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जापानीज पॉलिटिशियंस, कुछ लोग जो जिम्मेदार है वो अगर खड़े हो जाए, और जो ईमानदार डॉक्टर है और ईमानदार सिटीजन है, तभी आप ऐसा थोड़ा एक वॉच डॉग का काम कर सकते हो। और इस टाइप का हड़बड़ाहट से जल्दी से कोई चीज़ पुश करे, जिससे कि खाली प्रॉफिट हो और उसका नुकसान को आप नज़रअंदाज करें, तभी आप रोक सकते हैं। जब लोग और फैमिलीज जो पीड़ित, वो हमारे यहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट, और अभी जो कोविड वैक्सीन से भी कई फैमिलीज जो पीड़ित हो गए हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोर्ट केस लड़ा है और जीता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने नो फॉल्ट कंपनसेशन का ये दिया है। उम्मीद करते हैं एचपीवी वैक्सीन का भी आप लोग अध्ययन कीजिए और सोच समझ के कंसेंट दीजिए। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो हमारा यूएचओ एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, जो कि इस टाइप के रिसर्च करके आप तक लाता है, और कोई किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है। आप ही के मदद से हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। तो आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, हम उसके ऊपर फिर विचार करेंगे। धन्यवाद।